नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शक्ति की आराधना कर भक्तों ने की परिवार की सुख समृद्धि की कामना। मतदान दलों को दिया गया अंतिम प्रशिक्षण। मॉडल स्कूल और पीएसएम कॉलेज में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया गया। 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति से परिपूर्ण मां कुष्मांडा की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों ने आदिशक्ति के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा का पूजन किया। ऐसी माने कि माता का कुष्मांडा स्वरूप 8 भुजाओं वाला और दिव्य शक्ति को धारण किए हुए है और मां के इस स्वरूप का पूजन करने से भक्तों को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लिहाजा यही वजह है ध्यान से माता रानी की पूजा कर मंगल कामना की। आज कुष्मांडा माता जी का दिन है और चौथा दिन है नवरात्रि का और 9 दिन साफ मन से जो हम माता जी की सेवा करने का मौका मिलता है ताकि जो हमारी सारी मन की मनोकामना है वो पूरी हो। तो बस वही करने सुबह सुबह मंदिर आए उनके दर्शन लेने। ये छोटी खेरमाई है मानस भवन के पास और आज माता कुष्मांडा का दिन है और हम ही सभी देशवासी सभी भक्तगण लोग तो सब जितने भी हैं सब पूजा पाठ करते हैं। आज कुष्मांडा माता का दिन है, 9 दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है नवरात्रि में। तो मंदिर आए हैं दर्शन करने माता रानी के। जय माता दी। कौन सा दिन है? चौथा दिन है? चौथा दिन है आज नवरात्रि। क्या करते हैं आप लोग? बस सुबह उठे हैं, नहा धो के तैयार होके आए हैं माता रानी के दर्शन करने। शहर के प्राचीन एवं सिद्ध मंदिरों में शुमार मानस भवन के बाजू में स्थित छोटी खेरमाई में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। लगभग 300 वर्ष पुराने मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है और यही कारण है कि यहाँ पर नवरात्रि के अलावा भी रोजाना बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। छोटी खेरमाई मंदिर जो है ना, ये 300 वर्ष पुराना मंदिर है और हमेशा यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं तो खुद यहाँ प्रकट हुई हैं। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। लोग बड़ी आस्था से यहाँ पर आते हैं और सुबह नहीं नवरात्रि में तो सुबह 9 बजे 4 बजे से यहाँ पर भीड़ लग जाती है और शाम रात के 12 बजे तक चलता रहता है। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लिहाजा मतदान दलों को प्रशिक्षित किए जाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। शुक्रवार को पनागर विधानसभा समेत अन्य विधानसभाओं के मतदान दलों को फाइनल प्रशिक्षण दिया गया। मॉडल स्कूल एवं पीएसएम कॉलेज में 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए मतदान दलों को फाइनल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मॉडल स्कूल और पीएसएम कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मतदान दलों को मतदान से संबंधित प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी विस्तार से प्रदान की और उनकी शंकाओं का समाधान किया। मतदान शुरू कर दिया। प्रशिक्षण अधिकारी गजेश खरे ने बताया कि अंतिम ट्रेनिंग के दौरान मतदान दलों को हर एक चीज बारीकी से समझाई गई है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। एक दूसरे से परीक्षा के बाद एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज इनकी फाइनल ट्रेनिंग है और उनको इस तरह दर्ज किया जा रहा है कि वो मैसेज का संचालन मुख्य सावधानी पर चर्चा की गई है, मतलब लिखा और फिर से ताकि किसी प्रकार की किसी भी दल के सदस्य कोई गलती की संभावना ना है। इस तरह हमारे मास्टर ट्रेनर उनको ट्रेन कर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का काम चल रहा है और इसके बाद मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया कि 5 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों का वितरण फुटबॉल मैदान के पास से किया जाएगा और 3 विधानसभाओं की मशीनों का वितरण स्ट्रांग रूम के पास से किया जाएगा। फुटबॉल मैदान से स्ट्रांग रूम की दूरी को देखते हुए ट्रकों के माध्यम से मशीनों को मैदान तक लाया जाएगा। इसके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। देखिए, अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ईवीएम का चालू हुआ है। ईवीएम की कमीशनिंग जो है हमारी कल से चालू हो गई है, जो अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में हो रही है। ईवीएम होने के बाद ईवीएम को हम स्ट्रांग रूम में करेंगे और 18 तारीख को इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 2 तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं।
चूँकि हमारा काफ़ी बड़ा कैंपस है, 5 विधानसभा क्षेत्रों का हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फुटबॉल ग्राउंड से करेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके पास ही जो उपलब्ध रिक्त स्थान है वहाँ से करेंगे। जो 5 फुटबॉल ग्राउंड तक हम लोग मशीनों को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ चलने के लिए लगभग 650 मीटर का रास्ता है वहाँ तक ले जाने के लिए। ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए मतदान दलों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। अभी तक 1800 से ज्यादा कर्मियों को ईडीसी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी 1209 मतदाताओं ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वालों में शामिल 85 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1250 रही। हालांकि इनमें से 1209 वोटर्स ने ही पोस्टल बैलेट से वोट डाले हैं। वहीं 10 लोगों की मौत हो चुकी है। शेष मतदाता घर पर नहीं मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारियों को ईडीसी जारी किए जाए। लगभग 14 अप्रैल तक पूरे ईडीसी बांट दिए जाएंगे। पोस्टल बैलेट का जो हमारा चरण है, 1249 लोगों के हमारे पास पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन आए थे, मतलब हमने जारी किए थे, जो 85 प्लस हैं और विकलांग हैं। हमने घर घर जाके जो वोट डलवाए हैं, 1201 लोगों ने हमारे वोट डाले हैं। 48 लोगों के जो वोट जो है, 1209 लोगों ने वोट डाले हैं, 41 लोगों के जो है वो हमको लोग नहीं मिले हैं। तो लोग या तो बाहर हैं, 10 लोगों की उसमें डेथ हो गई इस दौरान आवेदन पत्र भरने के बाद, और बाकी के लोग अपने घर में नहीं मिले हैं। तो एक चैप्टर हमारा ये क्लोज हो गया है। अब ईडीसी के माध्यम से जो वोटर हैं, जिन लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, उनको ईडीसी सर्टिफिकेट जारी करने की हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। आवेदन हमने पहले चरण में ले लिए थे, दूसरे चरण में हम उनको ईडीसी बंटवा रहे हैं। कल ट्रेनिंग का पहला दिन था, करीब 1700-1800 लोगों को ईडीसी बटे हैं। तो ये करीब 9500 लोगों को ईडीसी जो है अगले 13-14 तारीख तक, जब तक हमारी ट्रेनिंग चलेंगी तब तक हम बंटवा देंगे। ये लोग जिस पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी करेंगे वहाँ ईडीसी सर्टिफिकेट की एंट्री करके वहाँ वोट डाल पाएंगे। लंबे इंतजार के बाद राइट टाउन स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक एवं खेल गतिविधियों का संचालन शुरू हो गया है। हालांकि इन सभी गतिविधियों के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कई मॉर्निंग वॉकर्स सहमत नहीं है। लंबे वक्त के इंतजार के बाद राइट टाउन स्टेडियम में खेल सहित मॉर्निंग वॉक जैसी गतिविधियां आरंभ कर दी गई हैं। हालांकि इन सभी गतिविधियों के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों से भी 300 रुपए सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है, जिससे कुछ मॉर्निंग वॉकर्स सहमत नहीं है, लेकिन कई लोग इस शुल्क को जायज ठहरा रहे हैं। आज ये मल्टी लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है। 77 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ है। ठेके से दिया जा रहा है। इसमें बास्केटबॉल, जिम्नेजियम, फुटबॉल, रनिंग, जंपिंग, सभी चीज़ों के लिए पूरा हाई जंप, बुशो, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल वगैरह ये सब गेम इसमें खेले जाना है। और क्योंकि ठेके पे दिया गया है, स्टेडियम को मेंटेन भी करना है, तो एक मिनिमम फीस रखी है। और लगभग तो ठेके में जो लोग ने बोले 1000 रुपये लगभग होगा। फिर 500 में बात हुई, मैंने कहा भाई इतना भी लोग बाग नहीं दे सकते, अभी जबलपुर में एकदम से इतना नहीं है। 300 रुपये में तय हुआ। सभी स्टेडियम वाले जो आना चाहते, जो आने तो पहले से आते रहे, सभी से मेरा ये संदेश है कि आप आएँ, अपना कार्ड जमा करें और अपना कार्ड बनवा लें, अपना आधार कार्ड और फ़ोटो जमा कर दें। स्टेडियम की नई बिल्डिंग में हो रहा है, वो आना शुरू करें। नए स्मार्ट सिटी के द्वारा जो स्टेडियम बनाया गया है, बहुत अच्छा और बहुत लग्जरी, सारी सुविधाएं युक्त बनाया गया है। और जो 300 रुपये रखा गया है, मैं तो कहता हूं कि कम से कम 500 रुपये होना चाहिए, ताकि अच्छी एंट्री आए। अच्छी एंट्री आएगी तो अच्छे लोग आएंगे और मेंटेनेंस रहेगा। हमको सरकार के द्वारा अगर इतना अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, और अगर लोकल लोग आएंगे तो ये सब तोड़ फोड़ देंगे कि आप पैसे दोगे नहीं तो आपको पैसे की कदर नहीं रहेगी, सामानों की कदर नहीं रहेगी। इसलिए इसका चार्ज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी बहुत सारी है। हम देख रहे हैं कि इतना सुंदर स्टेडियम बना हुआ है कि जैसे दिल्ली और मुंबई में स्टेडियम रहते हैं, उसी तर्ज पे आज जबलपुर में राइट टाउन स्टेडियम का स्टेडियम बनाया गया। और इसमें आने वाले समय में एथलेटिक्स और कई गेम्स वगैरह भी होंगे, और जो युवा हैं जबलपुर के, उनको एक नई चीज़ देखने मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और वो अच्छा खेल के अपने जबलपुर का नाम रोशन करेंगे। कार्ड वगैरह बनेंगे। कुछ शुल्क निर्धारित कर रहे हैं वो, जितना भी शुल्क, अभी कुछ जानकारी उतनी है नहीं, कोई बता रहा था कि 300-400, 200-300 जो भी शुल्क रहेगा। अब
वो उसके करके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब जाना अभी प्रारंभ नहीं हुआ, पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो यहाँ पहुँच पाएंगे। ऐसे में तो कुछ लोग आएंगे ही नहीं, इतना अगर पैसा देना पड़ेगा तो। देखिए क्या है कि अब जिनका यहाँ ठेका हुआ है वो भी 2 पैसा करके लगाए हैं। अब जो असमर्थ है, जैसे नहीं दे पाता, तो अब उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि लोगों में उत्सुकता बहुत है। इतना सुंदर स्टेडियम है कि लोगों को, हर व्यक्ति जो भी आ रहा हो तो वो बोल रहा है हम इसे ज्वाइन करेंगे और अपनी सेहत के प्रति अवेयर रहेंगे। गौरतलब है कि करोड़ों की लागत से निर्मित स्टेडियम के संचालन का जिम्मा ठेका कंपनी को दिया है और उसके द्वारा शुल्क लिया जा रहा है। बड़ी खेरवाई में आयोजित नवरात्र मेले में आवारा मवेशियों का आतंक लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। बताया जा रहा है कि मेले में घुसे 2 सांड आपस में उलझ गए और काफी देर तक उनकी उठापटक चलती रही, जिससे लोगों में भय व्याप्त रहा। बड़ी खेरमाई मंदिर के आसपास आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी जारी है और ये पशु मेले में घुसकर आतंक फैला रहे हैं। बीती शाम भी 2 सांड मेले में घुस गए और दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उनकी जंग काफी देर तक चली और इस दौरान मंदिर में दर्शनों के लिए आए भक्तगण दहशत में रहे कि दोनों मवेशी कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दें। वहीं मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए नगर निगम को सूचना दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमने नगर निगम प्रशासन से इसके पहले भी कई बार निवेदन किया था कि देखिए जितने ये पशु आवारा पशु हैं, बैल हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, ये मेले में आकर घुस जाते हैं, तो ये स्थिति पैदा ना हो। आज मान लीजिए मेले के अंदर कोई एक भी गाय आ गई या बैल आ गया तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आज अभी वो कल मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा था अरखेल करके। मैंने उनको स्पेशली बोला कि देखिए आप इनको तुरंत पकड़िए, ये आवारा पशुओं को, यदि वो एक भी बार मेले के अंदर चली गई तो बड़ी दिक्कत होगी। और आज वो ही हुआ, उन्होंने आतंक मचाया मेले के अंदर घुस करके, 2 बैल बहुत लड़े। तो मेरा आग्रह है निगम प्रशासन से कि भाई इसको आप तुरंत इसका निराकरण करें आप तुरंत। मंदिर समिति का कहना है कि आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सिविक सेंटर स्थित उद्यान में साफ सफाई का अभाव है, लिहाजा गार्डन में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिसके कारण मॉर्निंग वॉकर्स को बेहद परेशानी हो रही है। सिविक सेंटर उद्यान में मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि साफ सफाई के अभाव में वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से शुद्ध वायु भी नसीब नहीं हो रही है। जिम्मेदार विभाग के लोग भी जागरूक नहीं है, जिससे गंदगी का आलम बना हुआ है। ये सिविक सेंटर गार्डन है और मैं बरसों बरस से यहाँ पर आ रहा हूँ, पर ये गार्डन कम हो के नगर निगम का डस्टबिन बन गया है। सुबह यहाँ बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं शुद्ध वायु लेने के लिए, ना कि यहाँ से बीमारी लेकर जाने के लिए। नगर निगम के पास करोड़ों अरबों रुपए का अमला है, मिशनरीज़ हैं, हज़ारों कर्मचारी हैं, करोड़ों रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये सब नगर निगम के अंदर ये सब बना हुआ। अनेकों बार ध्यान आकर्षित कराया पर लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रह रही। मॉर्निंग वॉकर्स ने में सफाई व्यवस्था रखने की मांग की है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता पुत्र ने 4 भूखंडों का अनुबंध कर महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद जितेंद्र कटारे उर्फ जित्तू से 42 लाख रुपए ले लिए और फिर किसी दूसरे के नाम पर अनुबंध कर भूखंडों का विक्रय कर दिया। पिता पुत्र की जालसाजी की शिकायत पार्षद ने संजीवनी नगर थाने में दर्ज कराई थी। पिता पुत्र की जालसाजी की शिकायत पार्षद ने संजीवनी नगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद महावीर नगर निवासी कमलेश पटेल और उनके पुत्र मनीष पटेल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने बताया कि महावीर नगर निवासी कमलेश पटेल और उनके पुत्र मनीष पटेल के विरुद्ध पार्षद जितेंद्र कटारे उर्फ जित्तू ने जमीन की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जाँच के बाद पिता पुत्र के विरुद्ध थाना संजीवनी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की जाँच की जा रही है। पुलिस पिता पुत्र की तलाश कर रही है। मनीष पटेल एवं उसके पिता के द्वारा मेरे साथ जो ठगी करी गई है, उस ठगी के खिलाफ मैंने थाने में शिकायत दर्ज करी थी, जिसके बाद FIR करी गई है। और मेरे साथ बस नहीं, इनको मैं दर्जनों की संख्या में नहीं कहूँगा,
सैकड़ों की संख्या में इन दोनों से लोग परेशान हैं और इन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है और इनके ऊपर पहले से भी 7-8 मामले पंजीबद्ध हैं। विभिन्न थाना अंतर्गत इनके ऊपर मामले पंजीबद्ध हैं और ये निरंतर ठगी का सिलसिला विगत कई वर्षों से चलाते हुए आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने शिकायत थाने में दी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करी गई। आरोपी मनीष पटेल और कमलेश पटेल, इनके द्वारा जो है एक ज़मीन प्लाट है जिसमें इनके द्वारा जो है 42 लाख रुपए का इनका लेन देन हुआ है। इन्होंने 2014 में भी 12 लाख रुपए लिए मनीष पटेल ने और 25/7/14 को भी जो है 7 लाख रुपए और 21/10/14 को भी 23 लाख रुपए, कुल 42 लाख रुपए जो इन्होंने एक प्लाट के बेचने को लेकर के एग्रीमेंट कराया गया था। अब वो प्लाट जो है नहीं है और रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उसमें, और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण ने शिकायत की है। शिकायत पर से जो है अपराध का पाए जाने से हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। आरोपी जो है अभी फिलहाल जो है फरार है। सर ये आरोपी कौन है, कहाँ रहते हैं? ये मनीष पटेल हैं, ये गंगानगर में रहते हैं। मनीष पटेल और कमलेश पटेल ये बुकन कॉलोनी के पीछे रहते हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।